हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग साइंस का करेंगे और ये JSSC JEE एंड BPSC AE के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट के लिए, और जो JSSC JEE एंड BPSC AE के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है। तो इन दोनों का फॉर्म अभी JSSC JEE का फॉर्म अप्लाई होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। बट BPSC AE का सारा एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और कुछ का एग्जामिनेशन भी शेड्यूल कर दिया गया है। बट एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, इस पर भी थोड़ा सस्पिशन है, क्योंकि अभी कोविड का जो इन्फेक्शन रेट है वो थोड़ा बढ़ रहा है। सो गाइज, प्रिपरेशन करते रहिए। अगर एग्जामिनेशन होने का होगा तो हो ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। बट आप जब प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल इंजीनियरिंग का करते हैं। तो आज भी उसी टाइप से करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस JSSC JEE एंड BPSC AE के लिए आपका कवर हो सके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एन एंगल देयर रिजल्टेंट विल बी। क्या कहता है कि दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड P है और दोनों इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। और P एक्ट एन एंगल जो है वो देयर रिजल्टेंट विल बी, तो एक एंगल पे एक्ट हो रहा है दोनों फोर्स और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो P है और दोनों इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स से एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस, कभी कभी 4-5 क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो अगर आप JSSC JEE के लिए एग्ज़ाम देंगे तो 5 क्वेश्चन आपका अगर इससे आ गया तो मीन्स 15 मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा। बट आपको सॉल्यूशन जो करना है थोड़ा अच्छे से करना है, सॉल्व करना है, थोड़ा माइंड से करना है, क्योंकि इसमें कभी एंगल निकालने के लिए दे दिया जाता है, कभी सेकेंड फोर्स निकालने के लिए दे दिया जाता है, कभी रिजल्टेंट फोर्स। मीन्स आपको क्वेश्चंस देख करके आंसर का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये इन्फॉर्मेशन बतला दो कि इंजीनियर माइंड चैनल पे ये जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो रहा है, JSSC JEE एंड BPSC AE का सिलेबस। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा है, इफ़ टू इक्वल फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एन एंगल देयर रिजल्टेंट विल बी। दो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड P है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और P एक्ट एन एंगल, तो P किसी एंगल पर एक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या कहता है, इफ़ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एन एंगल, तो P इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के इक्वल में है, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल में है, और जो एंगल है तो वो थीटा है। एंगल क्या है, थीटा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। पूरा ये थोड़ा लेंदी होगा, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा F1 ले सकते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो F1 एंड F2 दोनों हमारा इक्वल है, तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा
जब वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि दोनों जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो फोर्स, दो फोर्स इस पे इक्वल फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड P है, तो P F1 एंड F2 दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2p² प्लस 2p² cos थीटा अंडर रूट। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 2p² हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा बचता है। तो 1 प्लस कोस थीटा जो है, इसका फॉर्मूला, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, हमने सॉल्व किया है बट यहाँ पर स्पेस की थोड़ा कमी है तो इसीलिए, तो 4p² कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 2p कोस थीटा बाई 2 ये आ रहा है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हम लोग का क्या आया, r इज इक्वल टू 2p कोस थीटा बाई 2। तो 2p कोस थीटा बाई 2 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस में, देखिए क्या कहा, इफ़ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P एक्ट एन एंगल देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का आया 2p कोस थीटा बाई 2। आप सॉल्व कर लेना, जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू रूट अंडर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। इस पे सारा वैल्यू पुट कर देना, P1 प्लस, यहाँ पर तो P1 P2 नहीं होगा क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, तो p² प्लस p² 2p², इसके बाद फॉर्मूला यूज करना है और जब सोल्व करके आएगा हमारा तो आ जाएगा 2p कोस थीटा बाई 2। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको, और इसी टाइप से डिप्लोमा बेसिस ये एग्जामिनेशन है, तो JSSC में इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चंस BPSC AE में भी पूछा गया है लास्ट टाइम, प्रीवियस ईयर्स, ये 2006 में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ग्रेटर एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय। क्वेश्चंस कहता है कि लीनियर मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो कौन सा मेथड से करेंगे जो कि ग्रेटर एक्यूरेसी देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा होगा डायरेक्ट टेपिंग। अगर कहीं पर 20 मीटर का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपना टेप लेते हैं और यहाँ पर जा कर के इसको मेजर कर लेते हैं। तो डायरेक्ट टेपिंग से जो करते हैं तो ये एक्यूरेट वैल्यू बताता है, तो इसीलिए जो ग्रेट एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट है वो डायरेक्ट टेपिंग ही सही होगा हमारा। टेक्योमेट्री ये इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है, और डायरेक्ट चेनिंग जो होता है ये भी थोड़ा इंस्ट्रूमेंट टाइप से हो जाता है, क्योंकि चेनिंग का यूज करेंगे हम लोग, चेन में कहीं पर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा और वेरिएबल इन टेम्परेचर होगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, जैसे अगर ज़्यादा खींच लिए तो टेंशन हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका एक्यूरेसी उतना नहीं रहेगा। तो इसीलिए टैप से हम लोग जब मेजर करते हैं तो टैप में एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, तो ग्रेट एक्यूरेसी डायरेक्ट टेपिंग के द्वारा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज मैक्सिमम हम लोगों को सर्वेइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा एंड सिविल का ही मेनली पार्ट आज ज़्यादातर मिलेगा, हालांकि मिक्स क्वेश्चंस है, तो हम लोग करते जाते हैं एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज। तो ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। अगर आप ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में जान जाते हैं तो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। ऑप्टिकल स्क्वायर, एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज ऑल्सो यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। जब हम लोग चेन सर्विंग करते हैं तो चेन, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग क्या होता है, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मीन्स क्या होता है,
जो बड़ा ट्रायंगल है तो उसमें नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सील वाले को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जैसे ये बड़ा ट्रायंगल एरिया है तो यहाँ छोटा छोटा ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ ये वाला पूरा ट्रायंगल को का एरिया लेते हैं और इसके बाद इससे डिवाइड कर देते हैं 1+A2। ये छोटा छोटा एरिया A1 A2 A3 इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स। तो स्मॉल ट्रायंगल से जो डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर का हम लोग यूज राइट एंगल को सेटअप करने में करते हैं। तो राइट एंगल को सेटअप करने में करते हैं, जब राइट एंगल को हम लोग सेटअप करने में करते हैं तो क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, दो प्लेन मिरर्स के बीच का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, क्योंकि द एंगल बिटवीन द मिरर्स इज फिक्स्ड एट 45 डिग्री, सो द एंगल बिटवीन द होरिजन साइड एंड इंडेक्स साइड विल बी 90 डिग्री। मिरर के बीच, मिरर को जब फिक्स्ड किया जाता है तो 45 डिग्री के बीच फिक्स्ड किया जाता है, 45 डिग्री एंगल पे फिक्स्ड किया जाता है। लेकिन जो एंगल होगा हॉरिजॉन साइड में एंड इंडेक्स साइड में, तो उसके बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे जैसे सिलेबस आते जा रहा है तो उसी टाइप से टॉपिक हम लोग करते जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है हम लोग डिस्कस कर लिए कि ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज हम लोग राइट एंगल्स को सेटिंग आउट करने के लिए करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल जो बेस्ड होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस द एंगल बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द मिरर्स। इसका प्रिंसिपल यही होता है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग क्या होता है, ट्रायंगुलेशन होता है। लेकिन ऑप्टिकल स्क्वायर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस द एंगल बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड लास्ट रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, तो उसका एंगल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर, मतलब मिरर के बीच का जो एंगल होता है उसका 2 गुना होता है। इसी पे ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर ये होता है। अब ये किस बेसिस पे बेस्ड होता है, तो अभी हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, तो ये डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन इज नॉन एज। अगर कोई लाइन नॉर्मल है किसी भी प्लम्ब लाइन के तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। प्लम्बिंग हम लोग कहाँ पर करते हैं, जब प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, एलिडेट से लाइन ऑफ साइट टू ऑब्जेक्ट साइट सारा प्रोसेस करते, ओरिएंटेशन करते। तो इसी में एक प्रोसेस होता है सेंटरिंग एंड एक होता है प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग हम लोग कैसे करते हैं, यू फोर्क एंड प्लम्बिंग से हम लोग क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं और स्पिरिट लेवल से टेबल को लेवलिंग करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड पे। तो यहाँ पर जो हम लोग प्लम्बोब रहता है तो प्लम्बोब से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। तो द लाइन नॉर्मल टू द प्लम्बिंग लाइन इज नॉन एज, इसको हम लोग बोलते हैं लेवल लाइन। तो 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, लाइन लाइंग ऑन द लेवल सरफेस, लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब लाइन। और अगर यही चीज़ पूछ देता कि टेंजेंशियल लाइन टू द लेवल लाइन तो हम लोग इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन।
और अगर नॉर्मल टू द लेवल लाइन पूछता तो इसको वर्टिकल लाइन बोलते। तो यहाँ पर पूछा कि द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नॉन एज लेवल लाइन। इसके नॉर्मल में जो भी लाइन होगा वो लेवल लाइन होगा। ये प्लम बॉब है। तो ये प्लेन टेबल सर्वेइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस था। और अभी हम लोग जितना भी कर रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है सर्वेइंग से। और ये सिविल पार्ट मेनली हम लोगों का लगता है आज कवर होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चंस देखा है ये सिविल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेल कंडीशन ट्रायंगल्स डज नॉट हैव एनी एंगल्स लेस देन। तो वेल कंडीशन जब हम लोग चेन सर्विंग करते हैं तो चेन सर्विंग का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलेशन होता है। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है कि एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स। कोई बड़ा एरिया है और उसमें से स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल बना है और उसका एरिया निकालना है चेन सर्विंग्स के थ्रू। तो वहाँ पर जितना ट्रायंगल्स रहता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एरिया को उस नंबर ऑफ ट्रायंगल से डिवाइड करते हैं। लेकिन डिवाइड जो करते हैं, जो ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल्स होना चाहिए। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं, अगर कोई ट्रायंगल्स है तो उसका कोई भी एंगल नॉट लेस देन 30 डिग्री और नॉट मोर देन 120 डिग्री, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है, ए वेल कंडीशन ट्रायंगल्स डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन 30 डिग्री। अभी हमने बताया कि अगर कोई भी वेल कंडीशन ट्रायंगल है तो उसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल ट्रायंगल। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया, वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन 30 डिग्री। अगर इल कंडीशन ट्रायंगल के लिए पूछता तो नो एंगल इज मोर देन 30 डिग्री और लेस देन 120 डिग्री। तो अगर कोई एंगल 30 डिग्री से कम है किसी भी ट्रायंगल का तो वो क्या हो जाएगा, इल कंडीशन। और अगर कोई भी एंगल ट्रायंगल का 120 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम लोग इल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। एक एग्जांपल देते, सपोज ये ट्रायंगल है हमारा और इसका एक एंगल 120 डिग्री है और दूसरा एंगल 30 डिग्री है। तो कितना हो गया ये 120 एंड 30 150। तो दूसरा ट्रायंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डायफ्राम ऑफ ए सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड इनसाइड। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि टेलीस्कोप एट इट्स एंड नियरर द ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम लोग डायफ्राम को टेलीस्कोप सर्वेइंग के थ्रू रखते हैं तो इसको हेल्ड इनसाइड, किसके इनसाइड रखते हैं, टेलीस्कोप एट इट्स एंड नियरर द ऑब्जेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई होगा। इसको हम लोग डिटेल्स में जब हम लोग पढ़ेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग तो उसमें एक बार डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए कंटूर एंड रिज लाइन इज। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 90 डिग्री। कंटूर क्या होता है, द नंबर ऑफ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन इन सेम एलिवेशन। तो कंटूर बहुत टाइप से होता है, ओपन कंटूर होता है, क्लोज कंटूर होता है। तो ये जब हम लोग सिविल पार्ट कवर करेंगे तो उसमें डिटेल्स में करेंगे। अभी मेनली हम लोग सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले के लिए कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उन लोग का माइंड थोड़ा फ्रीज टाइप से हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जनरल इंजीनियरिंग करना है। जब ब्रांच पेपर करेंगे तो हम लोग कर लेंगे खुद से, फिर जब ब्रांच पेपर स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जा कर के एक एक क्वेश्चंस और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 120
डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग इज। ये न्यूमेरिकल्स है और ये चेन सर्वेइंग से रिलेटेड है और कंपास सर्वेइंग में भी ये क्वेश्चंस है। इफ़ होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री इट्स रिड्यूस बियरिंग इज। तो अगर किसी भी एक होल सर्कल बियरिंग है और किसी भी लाइन का होल सर्कल बियरिंग 120 डिग्री है तो इसका रिड्यूस बियरिंग क्या होगा। तो हम लोग लाइन बनाते हैं, वो इसके बाद सॉल्व करेंगे। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन है जिसका होल सर्कल बियरिंग 120 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तो 120 डिग्री है, तो इसका होल सर्कल बियरिंग जब हम लोग निकालेंगे तो 180 माइनस 120 डिग्री। और ये इस वाला पार्ट में आ गया है, ये वाला पार्ट में, तो रिड्यूस बियरिंग जो होगा, रिड्यूस बियरिंग तो इसका साउथ से ईस्ट होगा। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60, साउथ 60 डिग्री टू ईस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिमूवल ऑफ पैरेलल एक्स में बी अचीव्ड बाय फोकसिंग। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। रिमूवल ऑफ पैरेलल एक्स जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है एंड आई पीस होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग का। तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और यूट्यूब चैनल पर हमारा बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्टिव टाइप भी अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि क्या होता है, तो हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। जो ब्रांच पेपर है सिविल से रिलेटेड वो सारे आपको मिल जाएगा। और डेली हम लोग जो अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।